हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि डी ट्रिपल एस बी के जर्नल पेपर की प्रिपरेशन के लिए अपनों ने डी ट्रिपल एस बी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज में स्टूडेंट अपने मॉक टेस्ट के थ्रू आपको उन सभी क्वेश्चनों से अवगत करवाते हैं जिस प्रकार के लास्ट ईयर में डी ट्रिपल एस बी ने अपने एग्जाम में पूछे थे। और आज का जो सीरीज का सेक्शन है वो है हिंदी का। इससे पहले इस सीरीज में मैथ के 2 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, रीजनिंग का करवा चुके हैं, जीके का मॉक टेस्ट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस भी पूछ रहा था। एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसमें। इसी के साथ स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन सीरीज भी चल रही है, वो भी मैंने काफ़ी लेक्चर करवा दी हैं। वो भी आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कोई आदमी रो रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होती है? वे सर्वनाम शब्द जो दूसरे वाक्य हैं या दूसरे वाक्य में आए हुए सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, जो करेगा सो भरेगा। या मैं एक एग्जाम्पल की और बात करता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जो करेगा करने वाले का संबंध है, जो भरेगा वही करेगा, यानी जो करेगा वो भरेगा, यानी आपस में एक संबंध बता दिया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी भैंस उसी के पास है जिसके पास लाठी है, यानी जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है। आपस में संबंध बता दिया गया है, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके एग्जाम्पल और कैसे पहचान सकते हो? एक तो आपस में संबंध प्रकट करना होता है, और एक कुछ योजक शब्द होते हैं जिनसे आप संबंधवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हो। जैसे जो सो, जो वाक्य जो और सो से जुड़े हों वो सारे के सारे संबंधवाचक के होते हैं। या जो जिससे जुड़े हों, जिससे जिससे जितने भी शब्द बन सकते हैं, जैसे जिसने, जिससे, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर, जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे संबंधवाचक को बताते हैं। इसके अलावा जो जिन से जुड़े हुए हैं, जिन जिन शब्दों से। अब जिन शब्द कैसे हो गए? जिनको, जिन्होंने, जिनको, जिन से, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिसका, जिनकी, जिस, जिन में, जिस पर, जिनसे भी जुड़े हों वो सारे के सारे किसको बताते हैं? संबंधवाचक को। यानी जिससे जुड़े हों, जिन से जुड़े हों, जो करेगा, जो सो से जुड़े हों, ये सारे के सारे संबंधवाचक को बताते हैं। यानी जो अपना पहला ऑप्शन तो कट चुका है और आपको मैंने बता दिया कि संबंधवाचक क्या होता है, यानी इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप संबंधवाचक को हैंडल कर सको। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है? मतलब ये कह सकते हैं कि वो सर्वनाम जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता को बताते हैं, वो सर्वनाम जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता को बताते हैं, यानी अपने उसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि वो चीज कौन है, क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। और ये एग्जांपल देखिए, कोई आदमी रो रहा है। अगर अनिश्चयवाचक की बात करें तो इससे संज्ञा की अनिश्चितता पता चलती है, यानी अपने को पता नहीं चल रहा कि कौन रो रहा है। तो यहां से अपने को बता नहीं सकते कौन रो रहा है, यानी संज्ञा की अनिश्चितता के बारे में जो बताते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन सेंटेंस में या जिन वाक्यों में कोई, कोई लगा हो, कुछ लगा हो, कोई, कुछ, या कोई कोई, कुछ कुछ, किसी न किसी, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी के, किसी को, किसी में, किसी पर, ये सारे शब्द इंडिकेट करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। उदाहरण देखिए, कोई बाहर गया है। अब कौन बाहर गया है मुझे नहीं पता, कोई बाहर गया है। ये कोई शब्द है, ये संज्ञा की अनिश्चितता को बता रहा है। इस कारण यहां कौन होगा?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद मनीषा कुछ खा रही है, क्या खा रही है मुझे नहीं पता, कुछ खा रही है। उसके बाद देखिए किसी ने अभी गीत गाया, किसी ने, मुझे नहीं पता किसने गाया। ये सारे सेंटेंस किसको बताते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या कहती है कि अगर आपके पास सर्वनाम दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्वनाम। और सर्वनाम कौन कौन सी होती है ये आपको पता है। यदि सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा दे रखी हो ना स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल किसका होता है? सार्वनामिक विशेषण का होता है। ये सबसे अच्छी पहचान होती है सार्वनामिक विशेषण की। आपके पास पहले सर्वनाम दे रखा होगा, सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आ रही हो, तो वो एग्जाम्पल किसका माना जाता है? वो एग्जाम्पल माना जाता है सार्वनामिक विशेषण का। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोई आदमी रो रहा है। अब देखिए कोई तो क्या है? सर्वनाम है, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आदमी क्या है? एक एक संज्ञा है, जातिवाचक। देखिए सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है। तो इस कारण ये एग्जाम्पल स्टूडेंट हुआ किसका? सार्वनामिक विशेषण का। अब बहुत से स्टूडेंट ने कंफ्यूज किया होगा कि सर, बहुत से लोगों ने जब ये मॉक टेस्ट दिया होगा तो उन्होंने इस आंसर को टिक किया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और इसका जो सही आंसर है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बता दी कि सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आई हो तो वो एग्जाम्पल किसका माना जाता है? सार्वनामिक विशेषण का। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। यानी अपने से यहां पता नहीं चल रहा कि कौन सी संज्ञा रो रही है, कौन सी संज्ञा रो रही है, यानी संज्ञा की अनिश्चितता को बता रहा है वो। तो ये एग्जाम्पल तो किसका हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कोई आदमी, देखिए आदमी एक संज्ञा है, संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आई हुई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां से पता चलता है कि ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बताता हूं स्टूडेंट आपको। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए यह एक सर्वनाम है और सर्वनाम के जस्ट बाद एक संज्ञा दे रखी है आपको, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है सार्वनामिक विशेषण का। वो अपने से इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि यह शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप लिख के आओगे, मतलब सर्वनाम लिख ले आओगे। लेकिन ये सर्वनाम का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ जो यह ये इंडिकेट कर रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये आप यहाँ लिख के आते तो पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आते, जो कि गलत था बिल्कुल तरह। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए उस गाड़ी को सीधा में खड़ा कर दो, ये भी एग्जाम्पल किसका है? ये भी सार्वनामिक विशेषण का है। किस व्यक्ति को रास्ता बता रहे हो, यहां किस जो है ना वो तो सर्वनाम है, लेकिन व्यक्ति एक संज्ञा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है सार्वनामिक विशेषण को। तो ये एग्जाम्पल है किसके स्टूडेंट? ये एग्जाम्पल है हमारे पास सार्वनामिक विशेषण के। वह शिक्षक सभी छात्रों के बीच में लोकप्रिय है। अपने से पूछेगा कि वह क्या है, तो आप टिक करोगे, किसको टिक करोगे? एक पुरुषवाचक सर्वनाम को। लेकिन यहां जो वह है, वह के जस्ट बाद संज्ञा आ रही है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दूसरा है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ। तो देखिए पहला शब्द दे रखा है चढ़ान। ये चढ़ान क्या होता है? इसमें अपने प्रत्यय निकालेंगे तो मूल शब्द तो निकलेगा चढ़, चढ़ प्लस आन, तो क्या बन गया? चढ़ान। यहां तो आपको आन प्रत्यय देखने को मिलेगा। कौन सा प्रत्यय देखने को मिलेगा? आन प्रत्यय देखने को मिलेगा। जैसे उड़ान हुआ, मिलान हुआ, ये सारे आन प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। उसने बोला कि प्रत्यय का एग्जाम्पल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। और कई बार ये पूछ लेता है कि इसमें मूल शब्द क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास कमसिन। कमसिन में यदि कमसिन को मैं तोड़ता हूं, इसमें मूल शब्द निकालता हूं, तो मूल शब्द तो निकलेगा सिन। ये कम प्लस सिन से बना हुआ है। इसमें जो कम है ना स्टूडेंट, वो तो क्या है? हमारा एक उपसर्ग है। कम का मतलब होता है, आपने कम का मतलब देखा होगा बहुत कम, यानी थोड़ा, नाम से ही पता चल रहा है। और सिन का मतलब होती है अवस्था। ऐसी अवस्था मतलब ऐसा व्यक्ति जो वयस्क ना हुआ हो, अभी तक छोटा हो, या कह सकता हूं नाबालिग हो, उसको बोलते हैं कम सिन। क्या बोलते हैं? कम सिन। जो वयस्क ना हो,
या जिसकी कम आयु हो, जो नाबालिग हो, तो यहां जो कम है ना स्टूडेंट, वो प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। तो उसने बोला था क्या, सॉरी, उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही हुआ। उसने बोला था कि प्रत्यय का एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रत्यय का एग्जाम्पल नहीं है। सिन एक मूल शब्द है जिसमें एक उपसर्ग लगा हुआ कम। बाकी बैठा में देखिए बैठ प्लस आ बना हुआ है, और अगर ठकुराई में देखो ठकुर प्लस आई है, जिसमें आई प्रत्यय है, इसमें आ प्रत्यय है, और इसमें आन प्रत्यय है। इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें एक उपसर्ग है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। वो कहता है कि कौशल का कौन सा शब्द है जो इन चारों में से मेल खा रहा है। एक तरह से आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, समानार्थ वाला। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आप अगर लास्ट ईयर के DSSB के क्वेश्चन को उठाते हैं हिंदी जनरल सेक्शन में जो पूछे गए हैं, तो हूबहू इसी तरह का पैटर्न था। मैंने सैंपल क्वेश्चनों को उठा के आपको एक क्वेश्चन दिए ताकि आप जब पुराने पेपर लगाओ तो आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत बार जो एग्जाम्पल अपने करते हैं, कई ना कई बार वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। तो कौशल का देखिए, कौशल का क्या अर्थ है। कौशल देखिए, कौशल का अर्थ है मतलब किसी चीज में बहुत अच्छी पकड़ होना। कौशल का मतलब दक्षता होना, एक कुशलता होना, निपुणता होना, पटुता होना। यानी कौशल का अर्थ हो गया दक्षता, कुशलता, निपुणता। ये सारे कौशल के क्या है, सिनोनियम्स है, यानी एक तरह के सेम वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं। उसने पूछा कि कौन सा वर्ड है जो उसको टच करता है। तो देखिए दक्षता कौशल को बिल्कुल टच करता है, सेम वर्ड बताता है। पहला देखिए, पहला अर्थ है चपल। चपल का मतलब होता है जो बहुत चालाक हो, चतुर हो। चालाक, चतुर, ये किसके वर्ड हैं, ये चपल के अर्थ हैं। लेकिन कौशल का अर्थ होता है एक तरह की स्किल। तो जिसमें दक्षता होती है उसी में स्किल होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन कट चुका है। दूसरा है ज्योत्सना। देखिए यहां वर्ड मैंने जान के गलत लिखा है ज्योत्सना को। ये कम से कम 4-5 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि ज्योत्सना शब्द वर्तनी की दृष्टि से कैसे लिखा जाता है। 4 ज्योत्सना दिए होंगे आपको, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट जब मैं मॉक टेस्ट लूंगा तब आपको बताऊंगा ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे लिखा जाता है। ये गलत है, मतलब वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब ज्योत्सना का अर्थ क्या होता है, वो अर्थ होता है स्टूडेंट चांदनी। क्या होता है, चांदनी, एक तरह से लाइट। अगर मैं इसकी और पर्यायवाची देखूं तो चंद्र प्रभा। ये जितने मैं आपको मैं बता रहा हूं ना, ये DSSB के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ताकि आप उन एग्जाम को अच्छे से पढ़ सकें। कौमुदी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी पर्यायवाची है ज्योत्सना का। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। नीड देखिए, अब नीड का क्या अर्थ होता है। नीड एक तरह से आशियाना होता है स्टूडेंट, छोटी छोटी चिड़ियों का घोंसला, छोटी छोटी चिड़ियों का घोंसला होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें से बताना है कि तत्सम कौन सा है। अगर पहला देखूं तो पहला है थंब, फिर खप्पर, फिर त्यों, फिर मधुक। अगर पहला शब्द देखता हूं तो ये स्टूडेंट एक तद्भव है। क्या है, तद्भव। उसने बोला था कि तत्सम कौन सा है, तो ये तद्भव है। अगर इसका मैं तत्सम क्रिएट करूं तो तत्सम होता है स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ। आपने स्तंभ देखा होगा, तो ये एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्तंभ। तो पहला ऑप्शन तो कट गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है खप्पर। अगर खप्पर की बात करूं, ये भी एक तद्भव है, जिसका अगर मैं तत्सम की बात करूं तो करपर होता है। क्या होता है, करपर। ये इसका तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। नेक्स्ट है त्यों। त्यों एक तद्भव रूप है, तो जिसका तत्सम होता है तदा। यानी तीनों जो आपके पास ऑप्शन है ये तद्भव के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों तो कट चुके हैं। अब बचा कौन सा, लास्ट मधुक। ये कौन सा है, ये तत्सम रूप है। कौन सा स्टूडेंट, तत्सम। और अपने से पूछा था कि तत्सम बताइए, तो तत्सम है मधुक। अगर कल को इसका तद्भव रूप पूछ ले तो आप बता सकते हो कि इसका तद्भव क्या होता है। तद्भव होता है महुआ। क्या होता है, महुआ। आपने एक महुआ पेड़ होता है स्टूडेंट, यानी मधुक एक पेड़ होता है जिसका तद्भव होता है महुआ। महुआ के पेड़ आपको
जयपुर से दौसा के बीच में लोकेशन आती है महुआ, वहां मिलेंगे। इन पौधों से क्या, इन पेड़ों से शराब बनाई जाती है और इसी लोकेशन के बीच में मैं रहता हूं। अगर कोई रहता है तो कमेंट कीजिए कि आप इसके नजदीक रहते हो। तो एक तरह से मधु क्या है, एक पेड़ है स्टूडेंट, एक तत्सम है जिसका तद्भव होता है महुआ। क्या होता है, महुआ। और आपने कई बार मुलेठी खाई होगी गले को साफ करने के लिए, मधु को मुलेठी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अपने को बताना है कि ये जो वाक्य दे रखा है अपने पास, ये उदाहरण दे रखा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये कौन से काल का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से अपने को पता चले कि कोई क्रिया वर्तमान में हो रही है। ये तो सीधी सी बात है, आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे तो आप पहचान पाओगे कि ऐसी कौन सा एक्शन है या क्रिया है जो वर्तमान काल में हो रही है या होने का बोध कराती है, वो होती है सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखूं, मनीषा विद्यालय जाती है, ममता नाचती है, साक्षी पुस्तक पढ़ती है, प्रीति चाय पीती है, मोनिका फिल्म देखती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं वर्तमान काल के। तो ये तो कट चुका है। आगे है सामान्य भविष्यत काल, यानी जो अपने को भविष्य के बारे में होने का बोध कराए। वो होते हैं, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मूवी देखने जाऊंगा, कल शनिवार होगा। तो ये सारे किसके हैं, भविष्य काल के एग्जाम्पल हैं। ये भी कट चुका है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी जो भी क्रिया बीते समय में कार्य के कंटिन्यू होने का प्रमाण देती है। यानी कोई कार्य बीते समय में निरंतरण हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, लगातार हो था, उसके बारे में बताती है, उसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जिन शब्दों में रहा है, रहा थी, रहे थे, रहे, ये शब्द लगे हों, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे इंडिकेट करते हैं अपूर्ण भूतकाल को। यानी जिस क्रिया से कार्य के बीते समय में कंटिन्यू लगातार होने का प्रमाण मिलता हो, उसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल बताता हूं, लड़के भोजन कर रहे थे, नेहा नाच रही थी, वो अखबार पढ़ रहे थे, ममता ढोलक बजा रही थी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अपूर्ण भूतकाल के। और ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यानी कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से वो कार्य नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ये देखिए, मनीषा ने बातें की होंगी, अनीता गई होगी। ये एक बहुत बड़ा मतलब आपको मैं और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको और बात समझ आ जाएगी। देखिए, आप आते तो हम साथ चलते, आप आते तो हम साथ चलते, यानी हम गए नहीं क्योंकि आप आए नहीं। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंडेंट है, दूसरी क्रिया हुई नहीं तो पहले वाली क्रिया कहां से हो जाएगी। और देखिए, बारिश होती तो मौसम बदल जाता, बारिश होती तो मौसम बदल जाता। अब मौसम क्यों नहीं बदला, क्योंकि बारिश नहीं हुई। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड थी, यानी एक कार्य दूसरे कार्य पे डिपेंड था। और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा पास करते। अब तुमने परीक्षा पास नहीं की, ये वाला कार्य नहीं हुआ क्योंकि तुम पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं तो दूसरे कार्य भी नहीं हुआ। यदि वर्षा होती तो पैदावार अच्छी होती। ये अपना एग्जाम्पल था अभी जो मैंने आपका क्वेश्चन पूछा था। अब पैदावार इसलिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि वर्षा नहीं होगी। अगर सोनी पढ़ती तो अवश्य पास होती, यदि मैं आती तो प्रिया जाती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि माताजी होती तो खाना बना देती, मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। यानी आप इन सारे क्वेश्चनों से एक अनुमान तो लगा रहे होंगे उदाहरणों से कि पहला कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट था और दूसरा कार्य पहले कार्य पर डिपेंडेंट था। अगर एक भी कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य अपने आप ही नहीं होगा।
तो ये देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो देखिए, फसल अच्छी होना किस पे डिपेंड करता है? वर्षा पर। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? हेतु हेतु मध्य भूतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ढाक के तीन पात। अब देखिए, ढाक के तीन पात होना या चिकने घड़े पर पानी ना ठहरना, इसका एक ही अर्थ होता है सदा एक ही स्थिति में बने रहना। अपने कई बार कहते हैं ना कि कुत्ते को जितना मर्जी नहला लो, उसने जाके नाली में ही सोना है, यानी उसके सिर पर कोई जू नहीं रहेंगी, सदा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। यानी कुत्ते की पूंछ को यदि 12 साल सीधा करके रखा जाए तो वापस टेढ़ी हो जाएगी, यानी सदा एक सी स्थिति बनी रहेगी। तो ढाक के तीन पात होने का अर्थ है सदा एक सी स्थिति में रहना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। ढाक के तीन पात होना, सदा एक सी स्थिति में रहना। अब देखिए, व्यर्थ प्रशंसा करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अव्यवस्थित होना यानी डावाडोल होना। ये ऐसे मुहावरे आएंगे, वो अपने से पूछेगा कि डावाडोल होने का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे अव्यवस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? पहला ऑप्शन देखिए, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे। दूसरा है, राधा श्याम को पत्र लिखती है। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाग में मोर नाच रहा था, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अपने को बताना है कि कौन सा उदाहरण गलत है, कौन सी क्रिया से मैच करता है। अगर आपने सिंपल सा देखा होगा स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कैसे पहचानते हैं, तो आपको क्या और किसको ये लगाना होता है क्वेश्चन में, इससे प्रश्न बनाना होता है। अगर इनके आंसर मिल जाएं तो स्टूडेंट ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं सेकंड एग्जांपल में, राधा किसको पत्र लिखती है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर मैं प्रश्न बताऊं राधा किसको पत्र लिखती है, तो आप बताओगे श्याम को पत्र लिखती है, तो आंसर मिल गया ना। यानी अगर आपको किसको और क्या लगाने से आंसर मिल रहा है तो वो आंसर है सकर्मक क्रिया का। और मैं दिखाता हूं, देखिए, राधा श्याम को क्या लिखती है, तो क्या का एग्जाम उत्तर भी मिल रहा है, तो वो पत्र लिखती है, यानी ये तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, जो भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, भिखारी क्या चिल्ला रहे हैं, भिखारी किसको चिल्ला रहे हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो किसका है? अकर्मक क्रिया का। यानी आपने डायरेक्ट आपने एक सीधा सा आपने देखा होगा, क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इससे तो आप पहचानोगे तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या किसको लगाकर देख लीजिए, वो एग्जाम्पल होगा किसका? सकर्मक क्रिया का। तो ये अकर्मक क्रिया का, ये सकर्मक क्रिया का। अब ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, देखते हैं कि है या नहीं। बाग में मोर नाच रहा है। अगर आपने मेरी क्रिया वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि नाचना शब्द अकर्मक क्रिया का है, तो यहीं से आप इसको कट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप सकर्मक क्रिया का चेक कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं सकर्मक क्रिया? क्या किसको लगाकर। अब देखिए, इससे प्रश्न बन रहा है, मोर में किसको, बाग में किसको मोर नाच रहा था, नहीं बन रहा। बाग में क्या नाच रहा था, तो यानी एक तो मिल रहा है बाग में मोर नाच रहा था, तो यानी यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नाचना से भी पता चल रहा है कि नाचना एक अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये कट चुका है। नेक्स्ट है, विद्यालय से आकर खाना खाएगा। यानी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं स्टूडेंट जिसमें एक काम पहले किया हो, दूसरा करना हो। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, यानी पहले विद्यालय से आएगा फिर खाना खाएगा। ठोकर लगते ही गिर गया, यानी पहले ठोकर लगी फिर गया, गिर गया। पूजा करके, यानी नहा के पूजा करेगा। शाम नहा कर पूजा करेगा, नहा कर पूजा करेगा, यानी पहले नहाएगा फिर पूजा करेगा। यानी एक क्रिया पहले खत्म होगी तभी दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं पूर्वकालिक एग्जाम्पल। तो ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ना स्टूडेंट, ये है अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। किसका है स्टूडेंट? अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल।
इसके साथ आप और नोट कर सकते हो, जैसे आना हुआ, जाना हुआ, नाचना हुआ, हंसना हुआ, उसके बाद कूदना हुआ, लुढ़कना हुआ, भागना हुआ, तैरना हुआ, फुदकना हुआ, चढ़ना हुआ, टहलना हुआ। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं? उतरना हुआ। ये सारे अक्रमक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो आप इससे क्वेश्चन को इजीली से इलिमिनेट कर सकते हो कि ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, अपने को बहुवचन बताना है कि बिंदिया शब्द का कौन सा बहुवचन होगा। आप प्रत्येक पेपर लगाओगे तो वहां आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको डाउट क्रिएट कर देगा। अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा बहुवचन के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। जितने भी आप किताबें पढ़ी हैं तो बहुवचन को एक बार देख के जाइए। राम भरोसे मत छोड़िए कि मैं वहां जाके कर दूंगा इसको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर आपको एक नंबर दे भी सकते हैं और एक नंबर कटा भी सकते हैं, यानी इसकी कोई संभावना नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप बता सकते हो। अब बिंदिया शब्द का जो बहुवचन है वो है बिंदियां। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ स्टूडेंट। बाकी जो बिंदियां दे रखी हैं वो सारी की सारी गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है, कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला अपने पास दे रखा है मेदिनी, ये धरती का पर्यायवाची है। वसुंधरा धरती का पर्यायवाची है। पृथ्वी धरती का पर्यायवाची है। और दो एग्जाम्पल और हैं जो DSSSB ने अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए हैं। एक तो क्षिति पूछा हुआ है और एक रक्त गर्भा पूछा हुआ है। तो इन्हीं के साथ आप दो एग्जाम्पल और रट जाना, एक तो रक्त गर्भा और एक क्षिति। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पृथ्वी के एग्जाम्पल हैं, धरती के एग्जाम्पल हैं। तो ये अपने पास रह गया तिरंगनी, ये धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है स्टूडेंट? ये नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी का। जैसे परिवाहिनी हुआ, तिरंगनी हुआ, नदी हुआ, सरिता हुआ, ये सारे एग्जाम्पल नदी के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब ये देखिए, ये ऑप्शन आपको एक नंबर 100% आपका कटा के जाएगा यदि आपने वाल्मीकि लिखना नहीं सीखा। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सही कर सकते हैं? तो देखिए, इसका एक ही मतलब हो सकता है सॉल्यूशन, कि जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं क्या करता था, डेली 20 क्वेश्चन शब्द शुद्धि के लिखता था। फिर दूसरे दिन जब 20 क्वेश्चन लिखता था ना, तो पहले दिन के 20 क्वेश्चन फिर लिखता था शब्द शुद्धि के। इस प्रकार लगभग मैंने 600 शब्द शुद्धि के क्वेश्चन लिखे थे। आपको भी वैसा ही करना होगा यदि आप अपना शब्द शुद्धि का क्वेश्चन सही करवाना चाहते हो। पेपर में 100% आपको मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है शब्द शुद्धि का कंटेंट तो आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी, तो मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। मुहावरे प्रोवाइड करवाऊंगा, लोकोक्ति प्रोवाइड करवाऊंगा, तत्सम तद्भव प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो अपने से पूछा है कि कौन सा शब्द वाल्मीकि का शुद्ध रूप है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल सही है। देखने को तो सारे के सारे ऑप्शन ही अपने को सही लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे वाल्मीकि लिखवाऊं ना तो 100 स्टूडेंटों से तो 25-25 स्टूडेंट ये चारों लिख देंगे, कोई भी एक जैसा नहीं लिखेगा। क्योंकि वाल्मीकि देखने में आपने देखा होगा, कुछ कहेंगे तो ये भी मैंने देखा हुआ है किताबों में, ये भी मैंने देखा होगा आपने, शब्द शुद्धि लिखी होगी। लेकिन वर्तनी की दृष्टि से जो ऑप्शन नंबर 4 था ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को सही करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा विलोम शब्द। अब विलोम शब्द मैंने ना कम से कम 4 किताबों से नोट डाउन किए हुए हैं। उन चारों की PDF मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। अगर आप उन कंटेंट को देखोगे ना तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत मेहनत की गई है। तो आप उनको पढ़िए। लगभग मैंने 300-400 विलोम शब्द ऐसे छांटे हैं जो बहुत रेयर हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल तो आपको हर किताब में मिल जाएंगे, रेयर नहीं मिलेंगे आपको प्रत्येक किताब से। तो देखिए, पहला उत्कर्ष, उत्कर्ष और अपकर्ष, ये बिल्कुल सही है। जंगम स्थावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट। तो जंगम का स्थावर होता है, बिल्कुल सही है। अनमिलन और निमीलन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सुबुद्धि और असबुद्धि, ये गलत है। असबुद्धि नहीं आएगा, इसका दुर्बुद्धि आएगा स्टूडेंट। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बहुत ईजी बता रखा है। तो देखिए,
जिन शब्दों के आगे मेरा या अच्छा लगाते हैं और शब्द सही लगता है सुनने में, तो वो तो क्या हो गए, वो हो गए पुल्लिंग। कौन से जेंडर हो गए, मेल हो गए। और जिनके आगे मेरी या अच्छी लगाते हैं वो शब्द किसको बताते हैं, स्त्रीलिंग को। किसको बताते हैं, स्त्रीलिंग को। अगर मैं इनसे बनाता हूं, जैसे मेरा संविधान, मेरा संविधान, तो देखिए इसमें मेरी संविधान नहीं आता, मेरा संविधान आता है, मेरा संविधान। तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। मेरा संगठन, कौन सा, मेरा संगठन, ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मेरा सिंदूर, अच्छा सिंदूर, ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब तो जो रह गया ना हमारा आंसर संसद, मेरी संसद, अच्छी संसद होता है, मेरी या अच्छी संसद होता है, तो ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। आप मेरा या मेरी लगाकर चारों ऑप्शन में से ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है महोशन में संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपने मेरी संधि विच्छेद वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको गुण संधि कराई थी। मैंने आपको कहा था जहां भी आपको ए की मात्रा और सिंगल ओ की मात्रा मिल जाए, वो सारे मोस्टली 95% एग्जाम्पल किसके होते हैं, गुण संधि के होते हैं। और गुण संधि में मैंने आपको बताया था ओ कैसे टूटता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि ओ टूटता है किन में, ओ टूटता है पहले तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्वर मिलेगा, ए या आ, ए या आ के जस्ट बाद ऊ या ऊ आए, ए या आ के जस्ट बाद ऊ या ऊ मिल जाए तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहां अपने को पता है कि जो ओ टूटेगा ना स्टूडेंट, वो या तो ए या आ के साथ क्या होगा, ऊ या ऊ लगा होगा। तो पहला तोड़ता हूं, पहला महू। आपको ध्यान है कि महोशन को तोड़ने के लिए आपको एक तरफ ए या आ मिलेगा, लेकिन यहां क्या मिल रहा है, यहां तो ऊ मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला एग्जाम्पल, और देखिए लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपको ओ मिल रहा है, तो ओ तो मिलना ही नहीं चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी कट, यानी फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। आपको एक तरफ क्या मिलेगा, ए या आ मिलेगा, और दूसरी तरफ ऊ या ऊ मिलेगा। तो यानी पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूं। आपने यदि मेरा और एग्जाम्पल देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अपने उष्ण को लिखते हैं। यहां से आप सीधा ही पकड़ पाओगे कि उष्ण को कैसे लिखा जाता है। मैंने बहुत एग्जाम्पल कराए थे। उष्ण को इस प्रकार लिखा जाता है, ऊर्जा को इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहां से आप पहचान पाओगे कि जो उष्ण का एग्जाम्पल है ये वाला है, ना कि ये वाला। तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। मैं और बताऊंगा, ऊर्जा को इस प्रकार लिखा जाता है। और भी ओ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आपने उनको पढ़ा होगा ना स्टूडेंट, तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। मैं और आपको बताता हूं कि ऊ से कौन स्टार्ट होता है और बड़े ऊ से कौन स्टार्ट होता है। तो देखिए आपने उत्सव देखा होगा, उत्सव, उत्सव भी छोटे ऊ में आता है। जब कभी पीछे दीपोत्सव को तोड़ना हो तो आपको पीछे ऊ छोटा लाना पड़ेगा। उसके बाद उपदेश, उपदेश में भी छोटा ऊ आता है। उदय में भी छोटा ऊ आता है। उसके बाद और एग्जांपल बताऊं, उदित में भी छोटा आता है, उपदेश में भी छोटा आता है। अब बड़ा ऊ किसके अंदर है आपको पहचानना हो तो एक तो ऊर्ध्व, इसमें बड़ा ऊ आएगा, ऊर्जा में बड़ा ऊ आएगा, और देखिए उर्मी में बड़ा आएगा, उष्मा में बड़ा आएगा, उष्ण में छोटा ऊ आता है। स्टूडेंट कौन सा आता है, छोटा ऊ आता है। तो अगर मैं महोषण को तोड़ता हूं ना स्टूडेंट, तो महा प्लस उष्ण बनता है। और एक और बात रखना, जहां भी आपको महा आए ना, मह कोई शब्द नहीं होता स्टूडेंट, महा शब्द होता है। याद रखना, पहले महा में टूटेगा वो। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके और भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आप बना सकते हो। महोष्मा, महोष्मा, और है महोर्मी। कौन सा, महोर्मी। ये भी किसके हैं, गुण संधि के एग्जाम्पल है। महोर्जा। आप बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके संधि विच्छेद क्या होंगे। मैं देखता हूं कि कितने लोग इसका आंसर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है ना स्टूडेंट, तो आप प्लीज इसको शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये जो फीडबैक होता है हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए वाक्यों के भेद का सही विकल्प हो। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। पहला दे रखा है सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य क्या होता है,
ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको बोलते हैं सरल वाक्य। अब वाक्य का मैंने पूरा चैप्टर बना रखा है, A to Z, एक छोटी से छोटी चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, तो सरल वाक्य तो आप देखते सारी पहचान जाओगे सरल वाक्य कैसा होता है। अब दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो। कौन सा? एक प्रधान उपवाक्य हो और उस उपवाक्य पर एक डिपेंड उपवाक्य हो, यानी एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर एक स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए, वहां गोली चली, एक प्रधान है, अब गोली चली तब जाके वहां सन्नाटा छाया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त वाक्य का। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं ना तो आप सारी जिंदगी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ और एक चीज ढूंढी थी, कनेक्टिव वाक्य। अगर आप कनेक्टिव वाक्य सीख जाते हो ना, अगर मैं जैसे बात करूं कि संयुक्त वाक्य के कौन से कनेक्टेड वाक्य हैं, जहां आपको ये शब्द मिले तो टिक कर दो कि संयुक्त वाक्य है। अगर मैं पहले की बात करूं, दो वाक्य जो और से कनेक्ट हो। किससे? और से कनेक्ट हो। और के बाद किससे कनेक्ट हो? आप हो एवं से, एव से, वै से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्ट हो? वै से। तथा से, या से कनेक्ट हो। या के बाद अथवा से कनेक्ट हो। अथवा से के बाद लेकिन से कनेक्ट हो। लेकिन के बाद किंतु से कनेक्ट हो। किंतु के बाद परंतु से कनेक्ट हो। परंतु के बाद पर से कनेक्ट हो। इसलिए इनसे जितने भी कनेक्ट होते हैं ना वाक्य, वो सारे के सारे किसके वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य की एग्जाम्पल होते हैं। मैं आपको उदाहरण और बताता हूं, जैसे अनीता गाना गाएगी और सुनीता नाचेगी। अनीता गाना गाएगी और सुनीता नाचेगी, और से कनेक्ट हो गए ना, तो ये किसका वाक्य है? संयुक्त वाक्य का। और क्या? मैंने पैर रखा और ब्रेक टूट गया। मैंने पैर रखा और ब्रेक टूट गया। ये देखिए, शेर में सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए शिकार बच निकलता है। शेर में सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए, मैंने आपको बताया था इसलिए कनेक्टेड वाक्य आता है, इसलिए शिकार बच निकलता है। तो ये कनेक्टेड वाक्य हैं जो आपको बताएंगे कौन सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैंने मिश्र वाक्य के कनेक्टिव बताए थे, आप वहां से भी फाइंड कर सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए, यानी काम कोई और करे, सजा किसी और को मिले। यहां से सीधा पता चल रहा है किसी के कर्म की सजा किसी अन्य को मिले, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। ये थे स्टूडेंट आज का हमारा मॉक टेस्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।